हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। बीएसओई 141 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिसंबर 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ एक बार। बाकी उसके बाद फिर हम आंसर्स देख लेंगे जितने भी लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, दिसंबर का है। और एक और चीज़, इसकी मैंने बुक भी पढ़ा रखी है। अगर आपको चैप्टर्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं। और एक और जून के क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखे हैं। ठीक है, ये दिसंबर का है, ये जून वाला है। ठीक है, इसको भी मैंने कंप्लीट करा रखा है। तो लिंक मिल जाएगा नीचे प्ले लिस्ट का, अब जाकर देख सकते हो दोनों को। ठीक है, अब बात करते हैं पहले दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर की। तो वही सेम चीज़ सब कुछ। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे, 400 वर्ड्स ईच। और ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन वो हैं जो मुझे लगेगा कि आ सकते, तो मैंने कराए हैं। ठीक है, अदरवाइज जो लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पॉसिबिलिटीज़ भी कम है, तो मैं नहीं कराऊंगा उनको। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ उन क्वेश्चंस पे जो कि ईजी रहते हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ और एग्जाम में लिख पाएँ एटलीस्ट कुछ तो आप याद रख पाएँ ना। इससे आपको नंबर मिलते हैं। अगर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं भी आता है ना, तो आपको पॉइंट्स याद रखते हुए आप उन पॉइंट्स को जब लिखते हैं तो वो बुक से ही होता है। तो फिर आपको उसके नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बस वही क्वेश्चन कहाँ से लिख रहे हो आप। नंबर मिलने के लिए मैं करता हूँ ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए, आप पास हो जाए एटलीस्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। पहला क्वेश्चन है नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र, यानी कि नेचर पूछ रहा है। और जो उसकी एरियाज होते हैं, कैसे उसका विषय क्षेत्र जो होता है वो पूछ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो घूमता फिरता रहता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। तो नगरीय समाजशास्त्र आपकी बुक का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रकृति के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर जो लिखे हैं क्वेश्चन के, कुछ मिस किया हुआ है, जैसे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ठीक है, दो चीज़ें जो है मैंने नहीं लिखी है जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि आपका एग्जाम कल है, आज संडे है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मॉर्निंग में, 11 बज के 24 मिनट हो रहे हैं, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। तो ये जो टाइमिंग है जल्दी बनाने चक्कर में, क्योंकि जल्दी आपको वीडियो मिले तो आप जल्दी देख पाएंगे, इसीलिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रकृति में शहरी पर्यावरण पर ध्यान देना होता है। ठीक है, यानी कि जो नगरीय समाजशास्त्र जो उसकी जो नेचर है वो क्या करता है इसमें, कि वो शहरी जो पर्यावरण है उस पर ध्यान देता है, उसकी बात करता है बेसिकली। देखो, जब भी आप इस बुक को पढ़ते हो तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है, क्या नेचर होता है इसका। ठीक है, जब आप इससे बात कर दो इस किताब से, तो आपको क्या क्या जानने को मिलता है। तो आप जानने को मिलेगा कि शहरों में पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, तो इसलिए। उसके अलावा सेकंड, अंत विषय, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्टों से ये जुड़ा हुआ है, उससे प्रभावित है। ठीक है, कोई भी, जैसे कि इकोनॉमी है, अब शहर में सब कुछ होता है ना, इकोनॉमी भी है, कल्चर भी है, और ट्रेडिशन भी है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हर समाज के, हर कास्ट के, हर तरीके के लोग यहाँ पे आपको मिलते हैं। सारी सभी लेवल के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे शहरों में। सेकंड चीज, ऐतिहासिक और जो विकासवादी परिप्रेक्ष्य है वो आपको मिलता है, यानी कि ये हमें हमारी जो हिस्ट्री है उससे भी परिचय कराता है। ये एक और टॉपिक हो गया कि वह हिस्ट्री को भी जानने को मिलता है जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो यानी सोशियोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली नगरीय समाजशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये हमें बताता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारी इंडस वैली से लेके आज तक का जो इतिहास है वो कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलता है। उसके अलावा समाजशास्त्र दृष्टिकोण है इसके अंदर, यानी कि ऑब्वियसली सोशियोलॉजिकल जो थ्योरी है वो आपको मिलेगी यहाँ पे पढ़ने के लिए। अनुभवजन्य जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं वो आपको मिलती नहीं, जो इनोवेशंस वाली बातें हैं वो भी आपको जानने को मिलती है, कि हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे हमारी जो इन जो बेसिकली समाज है, या हम बोले कि सोसाइटी है, उसको गंदा करने का काम कर रही है, उसको अनहेल्दी बना रही है, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो नए नए जो आइडियाज़ है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। राइट, इसके विशेष जो होते हैं, विषय यानी कि जो एरिया होते हैं वो क्या क्या है, कि भाई शहरी है, और शहरीकरण और शहरी विकास के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करेगा, कि भाई हम इन्वायरमेंट को या शहर को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे हम सड़कें बनाएं, रोड बनाएं, हाईवे बनाएं, और जो एयरलाइंसेस हैं वो बनाएं। ठीक है, एयरलाइंस, रेलवे, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो उनको हम कैसा अच्छा कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है शहरों का उनको कैसे अच्छा बनाए, ताकि शहरों में दिक्कत ना हो कभी भी। पब्लिक ज़्यादा भी हो जाए तो एटलीस्ट वो लोड जो है वो प्रेशर हैंडल कर सके हमारा शहर, तो इस हिसाब से उसको बनाया जाए, इस पे बात करेगा ये टॉपिक। शहरी सामाजिक संरचनाएं जो होती है, वही स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, वही सेम चीज़ वहाँ पे भी आ गई। ठीक है, उसके अलावा तुलनात्मक शहर होते हैं, यानी कि कंपैरिजन करना दो शहरों के बीच में, कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। वो वाली बात भी है जो इसमें आपको देखने को मिलेगी, इस चैप्टर में आप पढ़ पाएंगे। आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ, मैंने पढ़ा रखा है।
अगर आप वीडियो जब देख रहे हो, जब एग्जाम खत्म हो गए हैं सीखने के लिए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चीज तीसरी चीज या चौथी चीज की शहरी सांस्कृतिक जीवन शैली आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में आप पढ़ पाते हो, ठीक है। जो जीवन जो मतलब जो लाइफ है इन दी सिटीज, तो वो कैसी है, लोग कैसे जीवन अपना यापन करते हैं। शहरों में सामाजिक समस्याएं जो होती है वो आपको जानने को मिलती है जब आप इस बुक को पढ़ते हो। तो उसके अलावा शहरी राजनीतिक शासन जो है वो कैसा चलता है, क्या काम करता है, वो आपको जानने को मिलता है। उसके अलावा शहरी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है जो, उसके बारे में आप पढ़ पाते हो। शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में, पड़ोस के बारे में, और जो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसके बारे में आप पढ़ पाते हैं इस अकेली बुक में। मतलब बहुत सारी जो एरिया है वो कवर करता है आपका ये इकलौता एक चैप्टर, मतलब एक इकलौती एक छोटी सी बुक, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखे हैं इसके, तो आप उसको देखना तब जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका नगरीय और नगरवाद के सॉरी नगरीकरण और नगरवाद के बीच अंतर। नगरीकरण है ये, ठीक है। और एक है नगरवाद, इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी हमें बात करनी है, उनके बारे में। देखो वैसे डिफरेंसेस को अगर आपको समझाना है तो आपको बेस्ट तरीका से तो ये था कि आप जो है, मैं आपको ऐसे बीच में लाइन खींच के एक तरफ नगरीकरण और एक तरफ नगरवाद, लेकिन मुझे लगा कि जो एग्ज़ाम है आप उसमें ऐसा नहीं लिखते हैं, तो मैंने इसलिए जो है वो आइडिया कैंसिल कर दिया। तो मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आप इसको समझा सकें, ठीक है, समझ सकें। और पहले तो ज़रूरी है कि हम समझ पाएँ, उसके बाद तो समझा पाएंगे ना, लिख पाएंगे ऑब्वियसली। सबसे पहले नगरीकरण क्या होता है? अब देखो, जब लोग गाँव से हस्तांतरित होके यानी कि ट्रांसफ़र करके शहरों में आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नगरीकरण। इससे क्या होता है, जो नगर होते हैं जैसे कि दिल्ली, आप समझ के चलो, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा क्यों है आज? क्योंकि बाहर से जो लोग हैं, यूपी से, बिहार से, बैंगलोर से, मतलब हर एरिया से जितने भी आप लोग चाहते हैं या इंडिया में दिल्ली में आके रहना, तो वो यहाँ पे आते हैं और काम करने के लिए तलाश में आप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो पॉपुलेशन जो है यहाँ की बढ़ जाती है। तो इससे यही होता है कि नगरीकरण जो है, उससे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है किसी भी जगह, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं और से एक जगह पे आ रहे हो तो वो उस जगह की तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, एक जगह की खाली होगी तो दूसरी जगह की बढ़ेगी, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इसके कुछ गुण भी होते हैं, जैसे कि जनसंख्या का वर्गीकरण होता है। ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा कि एक तो जगह पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे कि दिल्ली है, इतनी छोटी सी एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। एक और दूसरी चीज़, शहरों का विभाजन जो है, वो जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखो, दिल्ली जो है ना पहले छोटी थी, अब उसको थोड़ा जो है उसका विस्तार हो रहा है, हरियाणा तक पहुँच चुकी है ना। हरियाणा का जो गुरुग्राम वाला जो एरिया है वो दिल्ली एनसीआर में आने लगा है, तो वो दिल्ली एनसीआर में इतना लंबा मतलब वो पहुँच गया है, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, विस्तार होता है, फिर वो बढ़ जाता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं वैसे बुक में पढ़ा रखा है आपको। ये दिल्ली जैसे कि ये शहर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक राज्य है जो कि गाँव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच में जो एरिया जो आने की जगह होती है ना, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घर बना लेते हैं अपने, ठीक है, ये घर बना लिए इस तरीके से। तो ये जो शहर है ना, ये यहाँ तक विस्तार हो गया है इसका, शहर का इतना बढ़ गया है शहर, मतलब पूरा उसकी जो एरिया है वो दुगना हो गया पहले से। तो ये इसको बोलते हैं विस्तार करना, ठीक है। तो नॉर्मली ये चीज़ें होंगी क्योंकि जगह बढ़ेगी तो लोग विस्तार करेंगे उस चीज़ का। उसके अलावा आर्थिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है शहरों में। लोगों का जो है, जैसे कि वो आते हैं तो पहले गाँव से जब आएँगे तो उतने ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन जब वो शहर में आके रहने लगते हैं, तो धीरे-धीरे करके उनको पैसे कमाने लगते हैं, तो संसाधन उनके पास आने लगते हैं। मात्रात्मक पहलू होता है, ठीक है। एक मतलब क्वांटिटी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा संख्या में पैसे कमा पाते हैं, उनकी पूरी फैमिली फिर काम में लग जाती है। धीरे-धीरे करके वो अपने आस-पास के जो लोग होते हैं उनको भी बुलाते हैं, अपने अपने यार यार दोस्तों को बुला लेते हैं, अपनी फैमिली को बुला लेते हैं वहाँ पे, कि भाई हमने घर खरीद लिया है, जल्दी आ जाओ, यहीं पे रहेंगे अब। तो ये जो है पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसी को बोलते हैं नगरीकरण, ठीक है। सेकंड चीज़ नगरवाद होता है। नगरवाद का मतलब है एक नैतिकता, ठीक है। नैतिकता मतलब शहरों में रहने का तरीका, ठीक है। मतलब द वे यू लिव और द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन सिटीज़। तो जो भी मतलब जिस तरीके से आप रहते हो उसको हम नगरवाद कहते हैं, कि भाई ये तो नगरवादी हो गया। मतलब जब कोई व्यक्ति बोलता है ना आपको कि आप नगरवादी हो गए, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी लैंग्वेज बदल गई है। आप लोग जहाँ से जिस लैंग्वेज जो अब आपकी जो मदर टंग थी वो आप नहीं बोल रहे हो, आप नॉर्मल चीज़ें बोल रहे हो, जैसे कि चिल बॉय, क्या हाल है दोस्त। ये नॉर्मली दिल्ली की लैंग्वेज हो जाती है। फिर वो जैसे कि शहर में जाते हैं तो शहरों की लैंग्वेज हम बोलना शुरू कर देते हैं धीरे-धीरे करके, मतलब 2-3 साल बाद हम और नॉर्मली उनके जैसे हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं नगरवाद, यानी कि उनकी बेसिकली रंग-चंग में, यानी कि उनकी तरह अपने आप को ढाल लेना, ठीक है? ऐसा इसको हम बोलेंगे नगरवाद को। इसमें कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आपको मिलता है, यानी कि हमारा जो कल्चर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, हम चीज़ों को बदल लेते हैं, है ना?
व्यक्तिगत अनुभव आपको देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं जो गाँव में रहते हैं पहले, नॉर्मली रहते हैं वो लोग पहले, इतना ज़्यादा जो है चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते ट्रेंड्स वगैरह को। लेकिन जैसे ही वो शहरों में आते हैं, दिल्ली में या किसी और शहर में, इंदौर में, तो वो लोग बिल्कुल चिल हो जाते हैं और मतलब उनकी संस्कृति, उनके रीति-रिवाज बिल्कुल बदल जाते हैं, है ना? उसके अलावा अनाम संबंध यानी कि शहरों में लोगों ने एक दूसरे को जानते, बेसिकली क्या मतलब क्या है इसका अनाम संबंध मतलब शहरों में क्या होता है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं है ना, अनजान होते हैं क्योंकि पहले से मिलने नहीं होते हैं, तो वो कि संबंध कैसे बनते हैं उनके बीच में, व्यवहारिक संबंध, ओ भाई क्या हाल है, कैसे हो, मतलब आसपास में रहते हैं तो वो हालचाल पूछते हैं एक दूसरे के, तो वो एक संबंध बन जाते हैं, तो वही दोस्ती होती है, उसको बोलते हैं अनाम संबंध बनना, ठीक है। इसमें हमारे वो कोई सगे सगे संबंधी नहीं है, बस हाल-चाल पूछते थे और दोस्ती हो गई, ठीक है। विविधताएँ और भिन्नताएँ यानी कि लोगों में डिफरेंशिएट होता है ऑब्वियसली हमारी जो धर्म, रिलिजन, अलग-अलग क्षेत्र से आए हुए लोग, अलग-अलग मदर टंग वाले लोग, अलग-अलग भाषा वाले लोग और अलग-अलग फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोग जो है दिल्ली में आकर रह रहे हैं, तो वो एक विविधता आ गई इंडिया में, सॉरी दिल्ली में। विशिष्ट विशिष्टता विभाजन यानी कि एक स्पेसिफिकली चीज़ों में डिवाइडेशन देखने को मिलता है, किसी चीज़ में, किसी भी बात में, किसी विचार में, तो इसको डिवाइडेशन बोलते हैं। तीसरी क्वेश्चन है आपका प्रकारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के नगरों की चर्चा कीजिए। तो प्रकारवाद के आधार पर अलग-अलग प्रकार के जो नगर हैं, उनके लिए पूछ रहा है कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे? तो प्रकार्य मतलब होता है नया, ठीक है? नए-नए नगर जो उभरते हैं, उनमें आप कैसे चीज़ों को डिफरेंशिएट करोगे कि अलग-अलग प्रकार के जो नगर होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो अब आपने सुना होगा कि एक तो नगर होता है कैपिटल, है ना? जैसे कि हमारी दिल्ली है, ये कैपिटल हो गया, मुंबई है, ये नगर हैं, ठीक है? इनका मतलब एक तरीके से इनका एक अलग महत्व है। ये एक फाइनेंशियल हमारी जो है राजधानियाँ हैं, यहाँ पे हमारा सारा काम भी होता है, संसद का, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी इन जगहों पे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है, आपको ये तो पता ही है। तो ये जो है अलग-अलग नाम दिए हुए हैं हमें नगर, जैसे कि बंदरगाह होते हैं, वो एक अलग नगर है, ठीक है? एक औद्योगिक नगर होता है जहाँ पे सिर्फ़ फैक्ट्रियाँ होती हैं बहुत सारी। जैसे कि अभी फ़िलहाल में जो औद्योगिक नगर अब बन के आ रहा है सामने, तो वो अभी गुरुग्राम है, ठीक है? अभी गुरुग्राम फ़िलहाल में जो तरक्की उसने पाई है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में, मतलब वो आगे बढ़ गया और मतलब बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई वहाँ पे आप देखेंगे फैक्ट्री और बड़ी-बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे आपको मिलेंगी देखने के लिए। कल ही मैं गया था इंटरव्यू के लिए अभी, तो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो काफ़ी मतलब अच्छा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? तो इस प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक और शहरी राजधानी शहर यानी कि संसद जहाँ पे आपको मिलते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं, दिल्ली हो गई हमारी, ठीक है? और ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और लंदन हो गया यूके में। तो ये जगह जो है ना, ये एक तरीके से प्रशासनिक शहरें हैं। यहाँ से जो है पूरे देश का प्रशासन जो है चलाया जाता है बैठ के। दूसरी चीज़ औद्योगिक शहर होते हैं, जैसे कि औद्योगिक जहाँ पे ज़्यादा आपको उद्योग देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको व्यापार देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया गुरुग्राम है, इंदौर है, दिल्ली है, यहाँ पे, ठीक है? ये क्योंकि लोग इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि नौकरियाँ हैं भाई, इसलिए लोग यहाँ पे जो है आते हैं। उसके अलावा वाणिज्यिक शहर जो है, इसमें क्या है, फाइनेंशियल सिटी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि जहाँ पे फाइनेंस का सारा काम आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मुंबई है, न्यूयॉर्क है, सारा फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि सारा व्यापार, पैसा वगैरह जो है, बहुत पैसा है, मुंबई में बहुत पैसा है, दिल्ली में बहुत पैसा है, तो इसी को हम व्यापारिक बोल सकते हैं। उसके अलावा बंदरगाह शहर होते हैं कुछ, जैसे कि जहाँ से बंदरगाह आपको पता ही होगा ना, पोर्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ से समुद्र से व्यापार कर पाते हैं हम लोग, ठीक है? उसको हम बंदरगाह शहर बोलते हैं, जैसे कि सिंगापुर है, मुंबई है, दुबई है, ये बंदरगाह शहर होते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप लिख सकते हैं। सांस्कृतिक हो सकता है शायद, यानी कि जैसे कि पेरिस है, इटली है, वाराणसी है, ये सांस्कृतिक है। ये हमारा कल्चर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बनाए जाते हैं शहर, ठीक है। उसके अलावा शैक्षणिक शहर होते हैं, जहाँ पे आपको एजुकेशन हब एक तरह के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अलग-अलग प्रकार की कॉलेजेस, स्कूल्स, है ना? ये देखने को मिलेंगे। कुछ लाइब्रेरीज़ होंगी बहुत बड़ी-बड़ी, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होंगी, कैम्ब्रिज होगा, कोटा इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा धार्मिक शहर होते हैं, जैसे कि वाराणसी है, मक्का मदीना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे ये वाला, ठीक है? अमृतसर है, ये सारे इंडिया के हैं, ठीक है? और मक्का सऊदी अरब का है। पर्यटन सॉरी पर्यटन जो है, मनोरंजन, ये भी एक शहर होते हैं, खनन शहर होते हैं, रक्षा और गैर रक्षा क्षेत्र, मतलब शहर अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो भी आपको उस समय याद आए, ठीक है? बाकी इनको आप एक बार याद रख लेना।
एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना तो आपको याद रहेगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी फिर सेकंड बार में आप इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नगर और उसके नेटवर्क को समझाइए। तो वैश्विक नगर जो है और उसके नेटवर्क्स है उनको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की कि आप इसमें है। अब देखो वैश्विक जो शहरें हैं वो उनको हम जो है विशिष्ट या विश्व शहर भी बोलते हैं, और अल्फा यानी कि अल्फा जो होता है अल्फा बीटा वाला जो अल्फा होता है अल्फा शहर भी बोलते हैं। एक शहरीय केंद्र है जो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तकनीक जो है उन क्षेत्रों में विश्व में बेसिकली अग्रगामी होता है। एक तरीके जैसे कि टोक्यो आप ले लो, एग्जांपल टोक्यो का, है ना, पेरिस का ले लो। तो ये क्या है बेसिकली एक तरीके से ये बहुत बड़े हब है बिजनेस के, नेटवर्क के, इनका बहुत बड़ा जो है विश्वव्यापी नेटवर्क आप इनको कह सकते हो। अब जो भी व्यक्ति आता है ना, जैसे कि मेरा मेरा भी एक इच्छा है कि भाई मैं टोक्यो जाऊं यानी कि जापान। तो मतलब टोक्यो एक हब है ट्रैवल के लिए भी और वैसे भी नेटवर्क के रूप में भी, क्योंकि बहुत फाइनेंशियली मजबूत है, पूंजी बहुत आती है, लोग पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे, है ना। और मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है उन जगहों से। तो ये इनको हम बोलते हैं वैश्विक शहर, जो कि पूरी दुनिया यहाँ पे विजिट करना चाहती है, ठीक है। इनको वैश्विक शहर बोलते हैं। यहाँ पे आपको सब चीज़ देखने को मिलेंगी उस देश की, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी चीज़ें जो है उस देश में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो दिल्ली में आते हैं नॉर्मली, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे सांस्कृतिक चीज़ें भी हैं, है ना। फोर्ट वगैरह किले जो है, बहुत सारे किले हैं इंडिया में, इंडिया के दिल्ली में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको विजिट करने को मिल जाती है, इसलिए दिल्ली में ही अगर वो आए तो, ठीक है। मतलब और कल्चर है, हमारे यहाँ का जो खाना है छोले भटूरे, और नहीं बनता कहीं पे, ये सब चीज़ें इंडिया में बनती है। तो लोग यहाँ पे फील करने आते हैं उस टेस्ट को जो हम लोग रोज यूज करते हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या होंगी इसकी कि भाई आर्थिक महत्व इसका बहुत बड़ा होता है, इसकी सेवाएं बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आपको मिलेंगी। कमान जो है वो नियंत्रित सॉरी कमान प्लस नियंत्रण आपको मिलेगा इन जगहों पे, क्योंकि सरकार की ज़्यादा पकड़ रहती है इन जगहों पे, ठीक है। प्रमुख परिवर्तन संचार केंद्र आपको मिलते हैं, सांस्कृतिक और नवप्रवर्तन केंद्र आपको देखने को मिलते हैं, राजनीतिक, कूटनीतिक प्रभाव, सामाजिक स्तरीकरण, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। न्यूयॉर्क जो है इसका एग्जाम्पल है, लंदन, टोक्यो, पेरिस, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। किसमें? वैश्विक शहरों में। इसकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कैसे बनते हैं ये नेटवर्क, कैसे इसका मतलब बनता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ही पैसा है, ठीक है। पैसा आता है तो, क्योंकि पैसा कैसे आएगा, लोग बेसिकली यहाँ पे जो संसाधन है वो उनको मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदना, विजिटर्स आते हैं, लोग घूमते हैं यहाँ पे जगह पे आके, सूचना और जो ज्ञान है उसका प्रसार यहाँ पे मिलेगा आपको, लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा होता है ऐसी जगहों पे, तो पैसा बरसता है, विशिष्ट सेवाएं, संपर्क आपको मिलते हैं। और सेवा मतलब लोग आते तो उनको जो है रहने के लिए मकान, घर वगैरह भी चाहिए होते हैं, मतलब रूम वगैरह, तो वो भी जो है आता है। साझा चुनौतियाँ और सहयोग भी यहाँ पे मिलते हैं, लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, प्रतिस्पर्धा भी है, कंपटीशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी आपको मिलता है। ऑब्वियसली अब इतनी जगह से लोग आएंगे तो कल्चर एक दूसरे से बांटेंगे ही ना, बताएंगे कि भाई मेरे कल्चर में तो ये वाली चीज़ें हैं, आपके में ये वाली है, ये तो अच्छी चीज़ है। इस तरीके से नेटवर्क का महत्व आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि वैश्वीकरण के चालक आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो बेसिकली सेंटर है ना, ये मैंने आपको बताया कि भाई न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, ये सेंटर है मतलब दुनिया के, इन यहाँ पे दुनिया आके रुकती है, मतलब ठहरती है, एक तरीके से आप ऐसा समझिए। लोगों को पसंद है यहाँ पे आना, ट्रैवल करना, इनको यहाँ पे घूमना, पैसे यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्ट करना, देना और खर्च करना। उसके अलावा नवप्रवर्तन केंद्र, यानी कि यहाँ पे इनोवेशंस देखने को मिलेंगे आपको, मतलब आप टोक्यो जाइए, आपको इतना बढ़िया डिस्ट्रिक्ट तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, मैडम देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होंगी वहाँ पे। प्राधिकार का विकेंद्रीकरण होता है, भेद्यता और लचीलापन जो है काम करने में, मतलब 24/7 आपको काम देखने को मिलेगा यहाँ पे। नए शहर नियोजन प्रतिमान आपको मिलेंगे यहाँ पे, मतलब अलग अलग रोजाना कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा इन जगहों पे, है ना, क्योंकि बहुत पैसा है तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सोचते हैं कि भाई हम भी कमाएं, क्यों ना। तो ये रहा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, या जो भी आपके कमेंट हैं आप मुझे बता सकते हैं, और किसी और वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना। और एग्ज़ाम डेट ज़रूर लिखा करो कब होता है पेपर, ताकि मैं आराम से बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।